कराची का मुकदमा पिछले कुछ अरसे से कम 1 महीने से कराची के कचरे की सूरत हाल को लेके, कराची की गवर्नेंस की सूरत हाल को लेके, कराची में बुनियादी सहूलियात न होने के मामलात को लेके एक तूफान, सियासत में एक तूफान मचा हुआ है। इससे पहले कराची में जब तूफानी बारिशें हुई तो वहां पर जो बेइंतहा हलाकतें हुई उस पर भी इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि उस पर भी सियासतबाजी खात्म नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वफाकी हुकूमत जो कराची से 14 नेशनल असम्बली की सीट्स भी रखती है और MPA की सीट्स भी सिंध असम्बली में रखती है, उसने एक दफ़ा फिर कराची को संभालने, कराची के मामलात ठीक करने का बेड़ा उठाया। और जैसे ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यह कार्रवाई शुरू की तो कराची की दीगर स्टेक होल्डर जमातें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सर फहरिस्त है, वो भी मैदान में आ गई। कराची की सूरत हाल इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। अगर वहां का सियासी सूरत हाल देखी जाए तो सिंध हुकूमत यानी कि सूबाई हुकूमत कराची में पीपल्स पार्टी की है, बल्दियाती हुकूमत कराची में मेयर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, विफाक में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है जिनकी इत्तेहादी जमात कराची के मेयर वाली जमात जो कि लोकल गवर्नमेंट संभालती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो भी वहां पे है। तो कराची के पॉलिटिकल डायनामिक जितने कॉम्प्लेक्स हैं उससे ज्यादा कहीं संगीन, उससे ज्यादा कहीं कॉम्प्लेक्स कराची के अवाम की जिंदगी हो चुकी है। तो अब होता क्या है कि कराची में जब भी कोई मसला जन्म लेता है, जब भी कोई मुआशी बहरान होता है, अवामी बहरान होता है, तो तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और दीगर जमातें जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम शुरू कर देती हैं। और इस ब्लेम गेम के दरमियान कराची के जो अवाम हैं वो मुसलसल पिस रहे हैं। पिछले कम से कम 30 साल से कराची का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसमें हर जमात दूसरे को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन जो आज का प्रोग्राम हम करेंगे इसमें कराची का मुकदमा एक संजीदा अंदाज में उठाएंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कराची के इश्यूज क्या हैं, उनका जिम्मेदार कौन कौन रहा है और इन इश्यूज को अब बेहतर किस तरह से किया जा सकता है और बेहतर करने का जिम्मेदार कौन होगा। जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि आज प्रोग्राम में खास तौर पे कराची का मुकदमा लड़ेंगे और इस मुकदमे के तमाम फरीकैन, कराची की तकरीबन तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, वो हमारे साथ होंगे। उसके बाद सईद गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमारे साथ होंगे। खुर्रम शेर जमान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे इस मुकदमे में। अरशद बोहरा पाक सरजमीन पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन कराची का मुकदमा लड़ने में सबसे पहले बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और कराची के मेयर जनाब वसीम अख्तर साहब से। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आज इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए, कराची का मुकदमा लड़ने के लिए हमें वक्त देने के लिए। सवालात उठाए जाते हैं कराची के हवाले से जब भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर एतराज़ात उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि मेयर तो कराची का है तो कराची को अपना क्यों नहीं बनाया जा सका, कराची को ठीक क्यों नहीं किया जा सका। मेयर कराची, व्हाट डू यू से अबाउट दैट प्लीज? देखें, हालात सबके सामने हैं कराची के, और अब जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा, ब्लेम गेम की वजह से लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, असल इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ ये मेरी सोच है और मेरा जो 3 साल एक्सपीरियंस है उसके हवाले से मैं अवाम के सामने ये बातें रखना चाहता हूँ कि कराची को जो 2013 का एक्ट दिया गया है वो नाकाम तरीन एक्ट है। मैं क्रिटिसाइज किए बगैर किसी को भी ये फैक्ट्स सामने रखना चाह रहा हूँ। इसमें कोई पॉलिटिकल गेन के लिए या नंबर स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा। आप SLG एक्ट की बात कर रहे हैं? इतना जी SLG, इसको इतना डिवाइड किया गया है कराची को कि सारे पाकिस्तान में हर बड़ा शहर एक डिस्ट्रिक्ट लिया है। कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया गया है, डिवाइड किया गया है जी। उसके बाद यहाँ 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज बना दी गई हैं। हर शहर में अगर होती है तो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। उसके बाद 6 कैंटोनमेंट्स हैं, DHA है, वफाक की जमीनें मौजूद हैं यहाँ। फिर विद इन सिस्टम वाटर बोर्ड जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास बना लिया है, रख लिया है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि डिस्पोजल करता कचरे का, वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एंड मास्टर प्लान वो अपने पास रख लिया, ट्रांसपोर्ट अपने पास रख लिया। तो ये शहर जब तक एक सेंटर ऑफ कमांड नहीं होगा, ये शहर आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमने सबने गलतियां की हैं। अगर कोई मुझ पे इल्जाम लगाएगा तो बहुत जगहों पे वो सही भी होगा, क्योंकि हमने भी गलतियां की हैं, हर जमात ने गलती की है। अब हमें गलतियों को दरगुजर करके आगे जाना चाहिए। कराची के लोग सफर कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो साथ बैठें और जो बेसिक इश्यूज हैं, देखिए फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है इस वक्त कराची में। गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, गटर लोगों के घरों में है, सड़कें टूटी हुई हैं, कचरों का ढेर है, सीवरेज जो है वो रॉ हम समंदर में फेंक रहे हैं, लोगों के घरों में सीवरेज है इस वक्त। तो ये मसाइल तो सब सामने हैं और पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। इससे निकलना होगा बड़ों को। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब को लें, मेरे साथ बैठें, मुझे बुला लें, मैं कराची के लिए हर जगह जाने को तैयार हूं। हमने बहुत दफा यहां के इश्यूज सामने रखे हैं, अब वक्त आ गया कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। लोग सफर कर रहे हैं, इसको फंड्स चाहिए, कोई कमेटी ऐसी बना दे या प्राइम मिनिस्टर या सीएम साहब की सरबराही में ऐसी कमेटी बन जाए और फिर उसमें एक्सपर्टीज डाल दें लोगों की। इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, पुराने लोग, जानने वाले लोग। मेयर कराची साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मेयर कराची साहब कमेटियां तो बहुत बनी हैं। एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले कमेटी बनाई, एक उसके बाद अब कराची की स्ट्रेटेजिक कमेटी बना दी है। लेकिन जो कराची में आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने आज तशरीफ भी लाना था, लेकिन जो एक नया पेंडोरा बॉक्स आर्टिकल 149 का खुल गया, अब कराची को जितना ठीक करने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी की तरफ से शोशा ऐसा खड़ा हो जाता है जो मिसट्रस्ट क्रिएट करता है। तो कराची के मसाइल हल ना होने में मिसट्रस्ट का बहुत बड़ा किरदार है। अब फरोग नसीम साहब, उनका ताल्लुक आपकी जमात से है, आप खुद फरमाइए कि ये आर्टिकल 149 की क्या जरूरत थी? देखें, मैं वहीं आ रहा हूं, कमेटीज या मीटिंग से काम नहीं चलेगा। आप कराची के लोगों को कमेटियां और मीटिंग्स नहीं चाहिए, ठीक, उनको अपने मसले रिजॉल्व होने चाहिए। बिल्कुल सही। अगर सीरियसनेस हो दोनों जगह, फेडरल गवर्नमेंट इस कमेटी को छोड़ें, पीएम साहब यहां आए, सीएम साहब को लेके बैठे, इस्लामाबाद का फंड आए यहां। देखिए कराची सबको पैसे देता है, इस्लामाबाद का पैसा आए यहां उन प्रोजेक्ट्स के लिए। एक्सपर्ट्स आपको प्रपोजल्स देंगे कि रिवैम्पिंग ऑफ द सिविल सिस्टम कैसे होना चाहिए, पानी का निजाम कैसे तेज जल्दी एक्सपेडाइट किया जा सकता है। कराची नीड्स फंड, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट से आए चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से आए। जहां तक 149 का मामला है, ये उसी इशू की कड़ी है एक। अब अगर फरोग नसीम साहब समझते हैं और वो बड़े क्लियर हैं अपनी बात में कि 149(4) एक आर्टिकल है, उसको भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। वो कोई ऐसी बड़ी तलवार नहीं है, उसमें बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि ये जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व कर लें। इससे ज्यादा वो आर्टिकल नहीं है और ये सिंध गवर्नमेंट का फर्ज भी बनता है। जहां तक बल्दिया का ताल्लुक है, म्युनिसिपैलिटी का ताल्लुक है, हम सिंध गवर्नमेंट के मातहत आते हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं आप है। एंडोर्स कर रहे हैं जो फरोग नसीम साहब ने आर्टिकल 149 की बात की, आप कर रहे हैं उसको? मैं देखें, ये कोई बाहर से चीज तजवीज नहीं की गई है, ये आइन में मौजूद है। फरोग नसीम साहब ने कोई गैर जमहूरी गैर आईनी बात नहीं की है, लेकिन आइन के अंदर एक आर्टिकल है। फरोग साहब ने मशवरा दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट से अप्रूव करा के इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भेज दें, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो ना ले कि कोई खुदा ना खासा अजाब आ गया है। फरोग नसीम ने जो रेकमेंड किया, जो उनकी जाती रिकमेंडेशन अब तक वो बता रहे हैं, वो ये है कि 149 के तहत कराची को विफाकी इंतजामी यूनिट बना दिया जाए। वो डायरेक्शंस देने की बात नहीं कर रहे थे। सो यू एंडोर्स दिस? नहीं, ऐसा देखें, आप जब 149 को पढ़ेंगे,
1494 को, तो वो क्लियरली खुद कहता है, उससे हटके तो कोई एक्शन नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि डायरेक्शन देंगे सिंध गवर्नमेंट को या किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी जा सकती है, तो वो डायरेक्शन दें सिंध गवर्नमेंट। उसके बाद क्या करती है, जाहिर है कोई ना कोई मेजर्स लेगी वो, क्योंकि आइन का आर्टिकल है, उसको इंप्लीमेंट होना है। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई खुदा ना खास्ता कराची अलग नहीं हो रहा, कराची पे कब्जा नहीं हो रहा, वो तो रहेगी सिंध गवर्नमेंट के मातहत ही। कराची बड़ा शहर है, कैपिटल है सिंध का। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब हमसे बात कर रहे थे, संजीदा अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, कराची के मसाइल का आगे हल क्या है, और आर्टिकल 149 को आइन की रूह के तहत एंडोर्स कर रहे थे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्शंस की हद तक हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची के मुकदमे के हवाले से दीगर फरीक़ैन से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कराची के मुकदमे के हवाले से दीगर फरीक़ैन के साथ बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि सिंध हुकूमत इस वक्त उसका इख्तियार रखती है, सईद गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। विफाक की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA सिंध में खुर्रम शेर जमान साहब PTI की नुमाइंदगी करेंगे। अरशद वोहरा साहब पाक सरजमीन पार्टी कराची का वोट तो नहीं रखती लेकिन कराची का दर्द रखती है, PSP की नुमाइंदगी करेंगे अरशद वोहरा साहब। और जमात इस्लामी जो एक तवील अरसे तक कराची को संभालती रही है, कराची को चलाती भी रही है, जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करेंगे मेरे साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब। सबसे पहले सईद गनी साहब आपकी तरफ, आज फिर फरोग नसीम साहब ने बात की है आर्टिकल 149 के हवाले से, वजाहत की उन्होंने और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात को दूर किया। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि कराची के लिए आर्टिकल 149 का निफाज, ये बात ज्यादा परेशान कुन होनी चाहिए, इस बात पे ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, या तकलीफ इस बात पे ज्यादा होनी चाहिए कि कराची बदहाल है? देखिए, एक तो आर्टिकल 149 में ऐसी कोई चीज नहीं है कि कराची के जो मौजूदा इशूज हैं उसको बुनियाद बनाकर इसको एक्सरसाइज किया जाए जी। अगर वो कर भी लें तो उसमें तो ये लिखा है कि वफाकी हुकूमत डायरेक्शन दे सकती है सिर्फ, और वो भी सिर्फ अगर अमन अमान की सूरत हाल को या मईशत को संगीन खतरात लाक हो तो। अच्छा, अब ये दोनों सूरतें इस वक्त कराची के ऊपर अप्लाई नहीं करती है। अब अगर वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम तजवीज़ दे रहे हैं, खत लिख रहे हैं, तो शायद इतना कोई इशू भी नहीं था, वो लिख देते, हम उसके मुताबिक जो मुनासिब समझते हैं उनको जवाब दे देते। उस वक्त भी अमल दरामद जो भी करना था उसका हुकूमत भी उसमें करना था। लेकिन जो तशवीशनाक बात पैदा हुई वो जिस अंदाज में वजीर कानून साहब ने कहा, और फिर मुख्तलिफ TV चैनल पर मुख्तलिफ अंदाज उन्होंने बातें की, कई जगहों से ये बात आई कि शायद कराची का इंतजामी इख्तियार जो है वो विफाक अपने हाथ में ले लेगा और वो सारे काम शुरू कर देगा। ये एक ऐसी चीज है जो आर्टिकल 149 तो एक तरफ, आइन के अंदर कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि वो ये काम कर सके। अब ऐसी चीज अगर आएगी और उसको जब हम कनेक्ट करें PTI की वफाकी हुकूमत की पिछले 1 साल की जो कार्रवाइयाँ रही हैं सूबा सिंध की हुकूमत के खिलाफ, कि कभी गवर्नर रूल की बात करते हैं, ये खुद ही करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, कुछ इनके वजीर 18th अमेंडमेंट के खिलाफ बोलते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर NFC पे बात करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इन हाउस चेंज लाने के लिए लॉ बनाने की बात करते हैं जो आइन के अंदर रहते हुए नहीं हो सकता है, फिर उससे पीछे हटते हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इन हालात और इस तसलसल में अगर 149 की बात करें और फिर जिस तरह मैंने बताया उन खदशात का हमें अंदेशा हो जाए तो फिर डेफिनेटली जो हमने कहा वो ठीक कहा। सईद गनी साहब फरोग नसीम साहब ने एक TV चैनल पे वो बात कही थी एक रात को, और उसके चंद घंटों के अंदर एक और TV चैनल पे उन्होंने इसकी तरदीद कर दी और वजाहत भी कर दी कि ये उनका जाती बयान है। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वजाहत कर दी, PTI की स्ट्रैटेजी कमेटी ने भी वजाहत कर दी। लेकिन इस वक्त भी कराची के अंदर वफाकी हुकूमत के फंडेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन्होंने नहीं शुरू किए, नवाज शरीफ और शायद खजाना पार्टी ने शुरू किए, लेकिन चल रहे हैं ठीक, और वो इस वक्त कंटिन्यू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं ठीक। उन मंसूबों को जारी करने के लिए उनको आर्टिकल 149 जो है वो उसका सहारा नहीं लेना पड़ा, और फिर हुकूमत ने तो अपने कवानीन में तब्दीली की है, असेंबली से अमेंडमेंट करवाई है ताकि इनके प्रोजेक्ट पर अमल दरामद हो सके। अगर हम चाहते हैं कि ना हो
तो वो कानून को तब्दील करना हमारे इख्तियार में था। वफाकी असेंबली या सेनेट के हाथ में नहीं था। हमने हमारी नेक-नियती की, हमने वो तरानी की है और अभी की पीटीआई की हुकूमत आने के बाद की है। तो अगर वफाकी हुकूमत सिंध पर या खास तौर पर कराची में पैसे खर्च करना चाहती है, कोई डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए उनको आइन के किसी क्लॉज की, किसी आर्टिकल की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो ये बजाय इसके कि इस किस्म की बातें करें, ये पैसे खर्च करें कराची के ऊपर। 62 अरब का ऐलान किया, वो पैसे लगाए ना। एक साल में उन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। तो सिंध हुकूमत पे जब सवालात एतराजात होते हैं तो हुकूमत सिंध का ये पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि विफाक फंड्स क्यों नहीं जारी करता, विफाक पैसे क्यों नहीं लगाता। खुर्रमशेर जमान साहब, क्योंकि आप उस पार्टी के नुमाइंदे हैं, उस पार्टी के एमपी हैं जो विफाक में भी हुकूमत रखती है। अच्छा देखिए, 2-3 चीजों को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिंध हुकूमत आजकल जो इनका मिशन है वो यही है कि अवाम को किसी तरह बेवकूफ बनाए, अवाम को वही अपने पुराने घिसे पिटे सिंध कार्ड जो कि डिस्कार्ड हो चुका है, इस तरह की चीजों में उलझा के रखें। हमें बार बार सिंध की अवाम को ये बात बतानी है कि सूबे सिंध के अंदर चाहे पानी का मामला हो, चाहे वो सीवरेज का मामला हो, चाहे वो सफाई सुथराई का हो, ये सारी जिम्मेदारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। इसके लिए इनको पैसा मिलता है एनएसटी के जरिए सालाना। अंदाजन 10 साल में तो 3,500 अरब रुपए इनको मिल ही चुके हैं तरक्याती कामों के लिए। आपके सामने आप देख लें सिंध कहाँ पर है। तो लिहाजा वजीर आजम साहब ने जो बेसिकली कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का मकसद ये था, ये कराची स्ट्रेटेजिक कमेटी, कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए, कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि कराची के मसाइल को हल किया जाए। पिछले आप देखें ना कि ये चौथा दौर है पीपल्स पार्टी का सूबे सिंध में, 12वां साल इनका शुरू होने जा रहा है, और आज भी सूबे भर के अंदर आवाम के पास ना पीने का पानी है, ना स्कूलों में तालीम है, ना अस्पतालों में इलाज है। 2 दिन पहले की एक बड़ी अखबार की खबर है कि अभी तक इन्होंने टेंडर्स ही नहीं करे हैं दवाइयों के लिए। अभी तकरीबन 2 घंटे पहले मीरपुर खास में 2 भाई जो है मर गए हैं, अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे वो, क्योंकि 2,000 रुपए उन्होंने इनकी एम्बुलेंस से मांगे, तो वो बाइक के ऊपर अपनी मैयत लेके जा रहे थे और एक्सीडेंट में उनकी भी डेथ हो गई है। आपके सामने है कि किस तरीके से लाड़काना के अंदर एड्स हो गए हैं, आपके सामने के थर में बच्चे मर रहे हैं। ये क्या सारी बातें मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, ये तो पूरी दुनिया बता रही है, आपके चैनल बता रहे हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट सर्वे आया है, वो सर्वे क्या कहता है? उस सर्वे ये कहता है कि कराची का जो 92 नंबर आता है उनका डिजिटल सिक्योरिटी के अंदर, 98 नंबर आता है इनका हेल्थ सिक्योरिटी में, 55 नंबर आता है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, 98 नंबर इनका आता है पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर। उसके अलावा 123वें नंबर के अंदर आते हैं दुनिया के अंदर अगर लिवेबल कंट्रीज की बात करें तो, सिटीज की बात करें तो। अब आप मुझे बताएं गरीदा, हम कहाँ पर जाएं, कौन सा दरवाजा जाके खटखटाएं? पिछले 6 साल से गरीदा में सिंध असेंबली के अंदर हूँ, मेरे सामने 6 मिनिस्टर चेंज हो गए लोकल गवर्नमेंट के, जिनकी जिम्मेदारी है सफाई सुथराई पानी। सबसे पहले उवैस मुजफ्फर टप्पी साहब आए, भाग कर दुबई के अंदर है। उसके बाद शजील इनाम मेमन साहब, उनके ऊपर जो है करप्शन के केसेस चल रहे हैं। जाम शोरो साहब, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। उसके बाद नासिर शाह साहब आए, उनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद सईद गनी साहब आए, जाहिर है वो भी काम नहीं कर सके, सईद साहब से भी माजरत कर ली गई। उसके बाद अब वापस जो है नासिर साहब को लगाए। हम कब तक ये चीजें देखते रहेंगे? हमारा तो मकसद ये, हम कोई आर्टिकल नहीं लगाना चाहते भाई आप पे, हमारा मकसद है आप लोगों को डिलीवर करें, आपको पैसा मिलता है एनएसटी के जरिए। दूसरी चीज गरीदा, मैंने जाती तौर पर अपनी हुकूमत से गुजारिश की है कि क्या 18वीं तरमीम के बाद हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि पीपल्स पार्टी को पैसा देते जाएं और हर साल जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इनके ऊपर अरबों रुपए की बेजाब्तियों की किताबें छापते रहे। हर साल चीफ मिनिस्टर को कहा है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अगर झूठ बोलते हैं आप उन पे केस करें। अरबों रुपए की बेजाब्तियां हर डिपार्टमेंट के अंदर, और सबसे ज्यादा जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेदारी जिससे रिलेटेड बेसिक नेसेसिटीज आती हैं। तो आप तो जनाब फंडामेंटल राइट्स नहीं दे सकें। बिलावल की जो फुप्पी है वो सिंध असेंबली में खुद इस बात को मानती है कि इसी साल में 90,000 कुत्तों के बाइट्स हो गए, डॉग बाइट्स। लेकिन मजालों के इस मामले को हल कर, दवाइयां कुत्तों की काटने की दवाइयां अवेलेबल नहीं हॉस्पिटल्स के अंदर, ये हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस एडमिट किया है। उसके अलावा ये उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस एडमिट किया कि पेशेंट लाड़काना के अंदर चंद्रिका मेडिकल हॉस्पिटल में डायलिसिस कराने आए और डायलिसिस की क्योंकि मशीन को सही तरह साफ नहीं किया गया था या प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करे थे, उनको एड्स हो गए। 5-5 साल के बच्चों को एड्स हुए हैं। हमारे घरों में जो पानी आता है वो कंटेमिनेटेड पानी आता है। इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो एग्रीमेंट किया है चाइना की किसी फर्म के साथ, उसमें लिखा है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन। ये कहते हैं खाली साउथ और ईस्ट को दिया। मैं साउथ में रहता हूँ, मुझे बता दें साउथ के क्या हालात हैं, तो हम मुझे बताएं कहाँ जाएं।
उसके बाद इन्होंने तनकीद ये आप खुर्रमशेर जमान साहब बहुत डैमिंग, बहुत कन्विक्टिंग रिपोर्ट आप पेश कर रहे हैं, इस पे डेफिनेटली सईद गनी साहब का जवाब बनता है, बट लेट मी इंक्लूड द अदर गेस्ट इन द डिबेट, देन आई विल कम बैक टू यू खुर्रमशेर जमान साहब। अरशद वोरा साहब, ये जो एक डैमिंग पिक्चर पेंट की है खुर्रमशेर जमान साहब ने, एंड यू लिव इन कराची, आई लिव्ड इन कराची, कराची की बदहाली का जिम्मेदार कौन है अरशद वोरा साहब, और खुशहाली का जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेन इशू जो आपने अभी जिस सब्जेक्ट पे आपने डिबेट शुरू की है वो 149 आर्टिकल 149 से शुरू हुआ, और जिस तरह अभी सईद गनी साहब ने बताया कि आर्टिकल 149 एज सच कोई ऐसा वो नहीं है, वो बड़ा क्लियर है कि किस सूरत में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, और उसके बाद फिर जो है उसमें द डायरेक्टिव्स हैव टू बी गिवन टू चीफ मिनिस्टर, और अगर चीफ मिनिस्टर वो डायरेक्टिव वहां पे कोई इश्यूज आते हैं तो देन आर्टिकल 184(1) पे जाके ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अब इन सब झगड़ों में पड़ने के बजाय, और खुर्रमशेर जमान ने जिस तरह अभी इतनी सारी चीजें गिनवाई हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा उनसे, खुर्रमशेर जमान से, कि आप कम से कम एक चीज का जवाब दे दें कि जो वफाक के फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं कराची में, दैट इज K4, और K4 का कमिटमेंट वफाक का और ग्रीन लाइन का, और उसके अलावा जैसा अभी कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में जो पैसे इशू हुए थे और वो प्रोजेक्ट अब तक कंटिन्यू है। कराची को खुदारा कोई पैकेज नहीं चाहिए। आप ग्रीन लाइन से आप हमें जो है एक पैकेज अनाउंस कर दें, पैकेज ना अनाउंस कर दें, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं आप ग्रीन लाइन को खत्म कर दें। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं बसें भी मैं ही दूंगा, तो उस प्रोजेक्ट को खत्म कर दें। आप K4 को एक साल में K4 खत्म हो सकता है, K4 को ऑन कर लें, K4 को खत्म कर दें, कराची को 650 मिलियन गैलन पानी मिल जाएगा। एक तरफ आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास है, साउथ जो है पीपल्स पार्टी के पास है। बड़े मसले हैं। तीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद कर रही है। KMC के जो मेयर हैं वो कहते हैं कि ये KMC का काम नहीं है, DMC का काम है। DMC में 3 चेयरमैन उनके जो हैं वो खुद कचरा उठा रहे हैं, एक चेयरमैन जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत है। अब जो कह रहे हैं वो मेयर, वो सिर्फ मेयर नहीं है, वो उस पार्टी के जो है वो राता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर भी हैं। तो क्या वो अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार नहीं है? क्या वहां पे कचरे के इशू नहीं है? और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जब साइन किया तो उसमें बड़ा वाज़ेह है कि अगर वो मुतमईन नहीं होंगे तो वो बिल साइन नहीं करेंगे। तो 4 साल बाद क्यों होश आ रहा है, 1 साल बाद क्यों होश नहीं आया? दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा, जितना ये इन्होंने करप्शन गिनवाई है तो सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से इन्होंने तो करप्शन के खिलाफ केस किसी के खिलाफ नहीं किया, सिर्फ वसीम अख्तर के खिलाफ किया, और आज ये वसीम अख्तर के साथ जो है पार्टनर बने हुए हैं। तो क्या पूरे मुल्क में जो है वो आप शोर कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, और यहाँ जो है आप करप्ट लोगों के साथ पार्टनरशिप कर पार्टनर इन करप्शन बन रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं, ये चीजें आपके 10 मिनट के प्रोग्राम में अगर हम चाहें तो हम उसको पूरा ब्रीफ नहीं कर सकते, बट इट इज नहीं, मेरे पास 10 मिनट से ज्यादा प्रोग्राम है, बट मैं नहीं चाहती कि हम ब्लेम गेम की तरफ जाएं। मेरा ख्याल है कि हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं। आपको सॉल्यूशन, बट चूंकि आपने सॉल्यूशन नहीं बताएं। I have given the solution, simple solution है, कराची को K4 दे देना। आप 162 अरब रुपए नहीं चाहिए, आप K4 पे खड़े हो जाएं, K4 1 साल का प्रोजेक्ट है, आप K4 दे दें। आप ग्रीन लाइन को 6 महीने में खत्म कर देना। ग्रीन लाइन जो कि कराची के लिए एक अजाब बन गया, कराची की शहरियों के लिए, आप उसको 6 महीने में 8 महीने में खत्म कर दें। आज विफाक ने फंड जारी किया 1 अरब 30 करोड़ के, जिसमें आई थिंक ग्रीन लाइन का फंड भी है। मैं जरा हाफिज नईम साहब से भी डिस्कशन कर लूं। हाफिज नईम साहब, व्हाट्स योर पॉइंट? कराची ठीक कैसे हो सकता है, कौन ठीक कर सकता है? PTI या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात ठीक कर सकती है? ज़ाहिर MQM की ये इस वक्त हुकूमत है बल्दिया की, और पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत है जिसके पास बहुत सारे महकमे हैं, और विफाक के पास भी कराची की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इन तीनों पार्टियों के जो नुमाइंदे थे जिन्होंने गुफ्तगू की है इसकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब खुर्रमशेर जमान साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से चीज़ें गिनवा रहे थे तो उनसे 100% इत्तेफाक कि डिलीवरी में और एहलियत में और कराची को सर्व करने में पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हुई है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि MQM जो उनकी कोalition पार्टनर है और जिसके साथ मिलकर अब इन्होंने कमेटी बनाई है, कम अज कम लोगों के आवाम के सामने चीज़ ठीक आनी चाहिए।
149 तो क्लियर हो गया कि इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि अगर वो लागू हो जाए तब भी और ना लागू हो तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि एक कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई और इस कमेटी से कुछ उम्मीद पैदा करने की कोशिश की कि अब कराची में कोई ठीक हो जाएगा, तो उसने भी काम करने के बजाय ऐसा शोशा छोड़ दिया जिस पर सब सियासत करें, वो सिंधु देश जैसी बातें शुरू कर दें, वो सूबे के खिलाफ बातें कर दें। अननेसेसरी चीजें, इस तरह की शोशे छोड़ने से फायदा अपनी सियासत को पहुंचता है, कराची के लोगों को नहीं पहुंचता। अगर ये बात होती कि भाई हम गवर्नर राज लगा रहे हैं तो चलो उस पर बात होती है, उसको लगाने का तरीका क्या है, और विफाक के तहत पूरा कराची को ले लें। मैं तो ये समझता हूं कि कराची की ऑनरशिप का मसला है, और ये ऑनरशिप इन तीनों पार्टियां लेने के लिए तैयार नहीं है। ऑनरशिप का मतलब ये होता है जिस तरह आदमी अपने घर की ऑनरशिप लेता है, फिर उसके अच्छे बुरे का जिम्मेदार होता है, फिर वो एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाता और अपने घर की वो खुद हिफाजत भी करता है और खुद साफ भी रखता है। इस शहर कराची को ये सब लोग जो हैं वो इस तरह से ऑन नहीं करते। अब मैं विफाक से शुरू करता हूं। ग्रीन लाइन बस मंसूबा है जो कि विफाक उस वक्त नून लीग की थी। मैं समझता हूं कि ये मंसूबा ही ठीक नहीं था। ये पीक आवर्स जो 4 घंटे हम लगा लें और इसके जरिए से इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो 20 से 25 अरब रुपए कम से कम खर्च इसके ऊपर हो रहे हैं, इसके नतीजे में उस रोड के लोड को ये सिर्फ 2 से 2% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर। अगर ये उस मास ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत काम किया जाता कि जिसमें पैरेलल रोड बननी थी, तो आप सोचें कि कितना बड़ा मसला ये हल हो सकता था। और अब खुद विफाक के तहत कुछ ब्रिजेस बन रहे हैं। इसका मतलब यह कि पहले एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर दूसरा उसी के साथ साथ पैरेलल 2 स्ट्रक्चर और बना रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि जो है ना कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। तो विफाक इसका तो जवाब दे जिसके बराह रास्त जिम्मेदार इमरान इस्माइल साहब हैं, इसलिए कि एक कंपनी बनी हुई है कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, और ये बनाई गई है। पहले ये थी वजारत मवासिलात विफाक के तहत, अब ये कैबिनेट डिवीजन के तहत है। इसकी 100% जिम्मेदारी गवर्नर सिंध के जिम्मे है, ये ना पीपल्स पार्टी के जिम्मे है ना एमक्यूएम के जिम्मे है। तो ये मुझे बताएं कि ग्रीन लाइन पे काम क्यों नहीं हो रहा। मैं तो वहीं रहता हूं, नॉर्थ नाजाबाद में बेड़ा गर्क हो गया है मिट्टी से, तूफान से और टूट फूट से। अब आप आ जाइए S3, उसका क्या बन रहा है। अब आप आ जाइए नश्तर रोड आपको बनानी थी, उसका आपने क्या किया। अब आप आ जाइए कि K4 के ऊपर जो 12 अरब रुपए खर्च हुए और जाया हो गए, अब एक नई तरीके से रूट बनेगा और ये K4 मुकम्मल होगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विफाक लेगा, सूबा लेगा, बल्दिया लेगी, कौन लेगा। शहरी कराची के यही पूछते हैं कि यार ये ब्लेम गेम नहीं करो, सियासत मत करो, बल्कि काम करो। मैं एक और बात ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। कराची का एक इदारा है के इलेक्ट्रिक, 26 लाख इसके सारिफीन हैं। ये तो 100% विफाक का सब्जेक्ट है। नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है और विफाकी हुकूमत की गारंटी और सोवरेन गारंटी के नतीजे में ये कंपनियां काम करती हैं, जो लूट मार कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी माशी कर रहे हैं, जो लंदन में गिरफ्तार हो रहे हैं, जो अमेरिका में फ्रॉड कर रहे हैं, जो दुबई में जिन पे पेनल्टी लग रही है। कराची में ये लूट मार करने वाले वजीर आजम की मुआशी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, आरिफ नकवी साहब। इनको पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। और जब अली जदी साहब मुहिम कचरे के खिलाफ शुरू करते हैं तो 2 करोड़ रुपए उनसे लेकर कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने कंट्रीब्यूशन की है, जो अरबों खरबों रुपए हमारे खा गए और 40 लोग हलाक हो गए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हुकूमत लेगी। खंभों के करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विफाकी हुकूमत क्या नहीं लेगी के। और फिर जब नेपरा भी ने कह दिया कि 17 लोग तो बराह रास्त जो है वो के इलेक्ट्रिक ने हलाक किए हैं, तो इस पर एक ट्वीट तक नहीं किया विफाक की तरफ से। अब आ जाइए सूबे की मैं बात करता हूं। इनको शौक है सारे जो है महकमे अपने पास रखने की। इन्होंने केबीसीए को एसबीसीए बना दिया, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को इन्होंने अपने पास रख लिया, लेकिन ये सर्व करने में नाकाम हो गए। अब आ जाइए, मैं मजीद भी इसमें करप्शन पे बात कर सकता हूं। मैं तो इनसे कहता हूं कराची छोड़े, आपने लाड़काना के साथ क्या किया, जो 94 अरब रुपए आपने जो है वो उसके हजम कर लिए हैं। ये जो बल्दिया की हुकूमत है, कचरा उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% बल्दिया की है, जिसमें डीएमसी शामिल है, यूसी शामिल है और जो है वो केएमसी के तहत जो है नाले साफ करने 50 करोड़ का हिसाब इन्होंने मेयर ने नहीं दिया। ये मेयर पार्टनर हैं पीटीआई के और इनके साथ मिलकर कह रहे हैं कि हमें इख्तियार दो। इसके बाद आ जाइए कि जो डीएमसीज हैं, इनका एग्जैक्ट वही काम है जो नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में और बाद में मुस्तफा कमाल के जमाने में टाउन्स का था। कचरा उन्होंने घरों से उठाना था, कचरा कुंडी पहुंचाना था, फिर जो स्टेशन थे, गार्बेज स्टेशन, जो ट्रांसफर स्टेशन है, वहां तक पहुंचाना था और फिर ठिकाने लगाना था। अब ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये जो डीएमसीज हैं, इनके कंसेंट के बगैर काम नहीं कर सकता। इनके चेयरमैन जो एमक्यूएम के चेयरमैन के साइन से ये मुआहदे हुए हैं, इन्होंने खुद उनके हवाले किया है। फिर कहते हैं कि इख्तियार हमारे पास नहीं है। अब भी अगर ये बिल को पास ना करें तो ना हो। गाड़ियों की पर्चियां जारी हो रही हैं, डीजल खर्च हो रहा है, तो ना बल्दिया के लोग अपना पूरा प्रॉपर काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं बासित शहीद का इन्होंने क्या किया है। ये चार्ज पार्किंग करते हैं, नेमतुल्लाह खान ने चार्ज पार्किंग खत्म कर दी थी, यह आमदनी का जरिया नहीं था उनके पास।
उनके पास जितने नईमुर रहमान साहब, ये कराची का आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल कर रही है अगेन एंड अगेन पीपल्स पार्टी पे एंड विफाक पे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, इस डिबेट को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सईद हनी साहब, इदारे क्यों रखे हुए हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने? लोकल गवर्नमेंट के इदारे अपने पास क्यों रखे हुए हैं? Why are you not strengthening the local governments? देखिए, एक तो मैं जरा ये खुर्रमशाह जमान साहब ने बहुत सारी बातें की जी, और तासुर ये दिया है कि सूबा सिंध में बस कुछ नहीं है, बाकी जो मुल्क है पूरा, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, वो तो बिल्कुल अब पैरिस बन चुके हैं और वहाँ सारे लोगों को साफ पीने का पानी भी मिलता है, सेहत की सहूलियात भी मिलती है, हर चीज उनको मुयसर होती है। मैं इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम जब आप तनकीद करें किसी एक इशू को बुनियाद बनाकर, तो थोड़ा सा फेयर होना चाहिए। आप कहते हैं कि जी ठीक है, वहाँ भी मसले यहाँ ज्यादा हैं, तो कम से कम कुछ बात साबित होती है, लेकिन जो मंजर इन्होंने पेश किया वो मैं समझता हूँ कि अजीब भी एक गलत सूरत थी। इन्होंने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का हवाला दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बराए मेहरबानी आप चारों सूबों के वफाकी भी मंगा के देख लीजिए। ये हमेशा होता है कि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती है उसमें जो ये करप्शन नहीं होती, याद रखिए, ये इरेगुलरिटीज होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी नहीं की जाती और बाद में जो पीएससी के सामने आती है चीजें ठीक होना शुरू हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में बताई कि वहां पर जो इनके ऑडिटर जनरल लगे हुए थे, इनके दौरे हुकूमत ने कभी उन्होंने ऑडिट किया ही नहीं है। 2-4-5% किया, जिसके अंदर भी बहुत सारी बेजाबतियां पॉइंट आउट है। उसकी बुनियाद पर वहाँ के ऑडिटर जनरल को हटाया गया कि जी आप ऑडिटिंग का नहीं कर रहे। तो वहाँ इशूज बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस हैं, वो एहतसाब कमीशन का उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। और तो और बीआरटी पे खुद मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने एक इंस्पेक्शन टीम बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, जो और चीजें बताई वो अपनी जगह। उन्होंने कहा कि 7 अरब रुपए की इसके अंदर करप्शन जो है उन्होंने पॉइंट आउट किए, जो उनके अपने चीफ मिनिस्टर की बनाई हुई थी और साबिका चीफ मिनिस्टर के दौर में जो कुछ हुआ बीआरटी थे उन्होंने उसकी निशानदेही की है। जहां तक ये बात कही पता नहीं लाड़काना में कुछ नहीं है, फला जगह कुछ नहीं है, फला जगह कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, शायद इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंतखाबात जब होते हैं ना तो लोगों का मौक़िफ़ कुछ और होता है। अभी रिसेंटली ज्यादा पुरानी बात नहीं, घोटकी का इलेक्शन हुआ है जो सब जानते हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा घोटकी का इलेक्शन क्या चीज थी और कितना मुश्किल इलेक्शन था पीपल्स पार्टी के लिए, और मुख्तलिफ वजूहात भी बराबर मुश्किल था। हमने वो सीट जो हमारी नहीं थी वो हमने वो सीट जीती घोटकी से। इसका मतलब ये है उस इलाके की अब 10,000 बुराइयां गिनवा देंगे कि पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों का एतमाद तो फिर पीपल्स पार्टी पर है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि सिंध के लोग अंधे हैं, पागल हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। सर, हम लोगों के चॉइस को तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। लोगों को जमहूरियत है, जमहूरियत में आजादी है, वो जिसको पसंद करते हैं उसको वोट दें। मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ। मैं लोगों की चॉइस, लोगों की कलेक्टिव विजडम को क्वेश्चन नहीं कर रही। मैं सवाल कर, वोट देने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास सहूलतें भी 100% मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है कि हमने कितना काम सिंध में किया है, कितना नहीं किया है, तो वो सर्टिफिकेट तो लोगों ने देना है ना, आपने तो नहीं देना, खुर्रमशाह जमान ने तो नहीं देना ना मुझे। तो ये फैसला कौन करेगा मुझे बताएं? पीटीआई करेगी फैसला कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है कि नहीं कर रही है सूबे सिंध के अंदर? ये जीडीए करेगी फैसला कि हमने काम किया है कि नहीं किया है? लेकिन फैसला इस सूबे के लोग करेंगे ना। सईद गनी साहब, आप इंतहाई जिम्मेदार शख्स हैं, इंतहाई संजीदा शख्सियत हैं। हमेशा आप वो शख्स हैं जो कराची समेत पूरे सिंध का, पूरे पाकिस्तान का दर्द दिल में रखते हैं और हमेशा सच्ची खरी बात करते हैं, चाहे जो भी हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, कराची की सूरत हाल आइडियल है इस वक्त? बल्कि आइडियल छोड़ें, कराची की सूरत हाल बेहतर है? मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, आइडियल तो पाकिस्तान में कोई एक आइडियल छोड़ें, कराची की सूरत हाल बेहतर है। मैं आपसे गुजारिश करूं, एक तो जो टीवी पे कराची दिखाया जाता है, ये मेरे सारे दोस्त बैठे, अब कोई अगर सच ना बोलना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन टीवी पे ये दिखाया जाता है कि कराची पूरा कचरे का ढेर है। ऐसा नहीं है। टीवी पे ये बताया जाता है, मैं कराची में रही हूँ सईद गनी साहब, मैं कराची में रही हूँ। हम कराची वो सिर्फ टीवी पे नहीं दिखाते, मैं कराची में रही हूँ। मेरी सुने जरा पूरी, इस वक्त जितने तमाम गेस्ट हैं कराची के रहने वाले हैं। मैं बात पूरी कर लूँ जरा? जी मैं बात पूरी कर लूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहें ना कि कराची में लोग प्यासे मर रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप अगर ये कहें कि कराची की हर सड़क पे गटर का पानी खड़ा है, ये बात दुरुस्त नहीं है।
इस चीज को अगर आप ये कहें कि कराची के कुछ इलाकों में जो दोनों इलाके जो सेंट्रल और कुरंगी जहाँ का कचरा टीवी दिखाता है वो एमपीएम के जो चेयरमैन है उनकी जिम्मेदारी है, हमारे पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम रोजाना वहां से हजारों टन कचरा उठाते हैं इसलिए कि वो हमारे खिलाफ एक बैशिंग हो रही है। हमारा काम नहीं, हम फिर भी कर रहे हैं। और आप फोन करें, अभी फोन मिला ले डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन को, रेहान हाशमी को, उससे पूछे हैं क्या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आपके डिस्ट्रिक्ट से कचरा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, वो आपको बताएगा। और मैं आपको बताऊं कराची में सबसे ज्यादा कचरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर से उठा रहे हैं। हमारा काम कानूनी तौर पर ये नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कराची में जहाँ जहाँ जितना कचरा जो आप दिखाते हैं ना, बताया करें कि ये फिला इलाका है, ये फिला जिला है और इसकी जिम्मेदारी फला शख्स की है। ठीक है, ठीक है गनी साहब। साउथ में और यहाँ पे सूरत थोड़ी सी बेहतर। दूसरी मैं गुजारिश करता हूँ, देखें इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई आज से 6-7-8 महीने पहले, वो थी कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी जी। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे लोग डाले, बहुत सारे माहिरीन लोग, बहुत सारे लोग रखे। उस कमेटी ने अपनी बड़ी प्रोसीडिंग्स की। उसके बाद उन्होंने वजीर आजम साहब को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें गालिब उन्होंने कहा कि 200 अरब रुपए के प्रोजेक्ट ये हैं और ये कराची के लिए करें। ठीक। उसी के फॉलो अप में ही 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस हुआ। ठीक। अब आगे बढ़ने का तो तरीका ये है कि आप उस 162 अरब रुपए को खर्च करने का बताएं ना कि एग्जीक्यूशन कैसी होगी इसकी, अब क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक। अब मुझे नहीं समझ आई कि उस बजाय इसके कि उस काम को आगे बढ़ाया जाए, ऑल ऑफ सडन एक नई कमेटी बना दी गई कि जनाब आप जाएं और आप जाके बताएं कराची के मसले कैसे करेंगे। ठीक। उसके एक दौरान ये खुर्रम शहजमान खुद उस कैंपेन को किसी को याद नहीं होगा लेकिन खुद उसको लीड कर रहे थे। एक इन्होंने कैंपेन शुरू की थी चमकता दमकता कराची, और ये झाड़ू लेकर निकल पड़े और उन्होंने कहा जी सारा काम खुद करेंगे और 300 आरओ प्लांट लगाएंगे कराची शहर में अपने पैसों से। इनसे पूछिए कितने आरओ प्लांट लगाए इन्होंने शहर के अंदर। फिर ये लेट क्लीन कराची शुरू किया इन्होंने। चले मैं जरा जवाब ले लूं सईद गनी साहब, मैं जवाब ले लूं खुर्रम शेर जमान साहब से। खुर्रम शेर जमान साहब, जहां सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सवालात हैं वहीं विफाक पर भी बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं। अच्छा देखिए, ये गलत नहीं कह रहे हैं, सईद साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या हमने क्लीन कराची कैंपेन स्टार्ट की तो क्या गलत करा? पहले कराची के अंदर 55 मिलीमीटर बारिश हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन सी होता था एरिया होता था जिसमें जो ना लोग जाते थे, मर जाते थे। इस दफा 120 मिलीमीटर बारिश हुई है और शहर के अंदर कोई डूब के मरा नहीं है। अगर हमने क्लीन कराची की कैंपेन चलाई तो वो हमने आपकी मदद की ना, जिस पर आपने कहा कि आपके एमपीएम की मदद की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपका काम नहीं था, इसी तरीके से कराची की सफाई करना, चाहे वो चमकता धमकता हो, चाहे वो क्लीन कराची हो, चाहे वो किसी भी तरीके हो, ये तो हम बेसिकली आपकी मदद कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। आपने कहा कि मैंने झाड़ू उठा लिया, तो भाई मुझे मजा तो नहीं आ रहा झाड़ू उठाने में, मैं मजबूर हूँ, लोग मेरे गिरबानों तक पहुंच गए हैं। आपको अगर निजाम नहीं समझ पा रहा, अगर आप कहते हैं कि मेयर कराची सही काम नहीं कर रहे, उनकी वजह से परेशानी है, तो आप क्यों नहीं नए इलेक्शंस कॉल कर देते हैं, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कॉल कर दें। वो तो एज ए मिनिस्टर जब आप थे तो आपके पास भी इख्तियारात थे। तो ये बार बार कहना है कि जब बात कराची की हो, जब बात हो कि लड़काना में एड्स क्यों हो गए हैं, कि जब बात हो कि यहाँ पे सूबे भर के अंदर मसाइल क्यों है, तो आप बोले कि केपीके के अंदर भी हो रहा है। अगर केपीके के अंदर कोई चीज गलत हो रही है तो उसका मतलब है कि आपको इस बात का टिकट मिल गया है कि सूबे सिंध के अंदर आपने जो करना करें। मुझे बताया ना कि पिछले 6 महीने से चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो सिंध असेंबली में आई नहीं है, उन्होंने कदम नहीं रखा है। इतने मसाइल हैं, इतनी परेशानियां हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कोई भूख से मर रहे हैं, कोई एड्स से मर रहे हैं, क्या कुछ सूबे सिंध के अंदर खरीदा नहीं हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। आप खुद देखते हैं ना, आपने तो बहुत अच्छा से सवाल किया कि अपने सीने पे हाथ रख के बताएं। देखिए मैं आपसे बताऊं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि जब सईद गनी साहब जो है लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर बने, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर मैंने कहा कि स्पीकर साहब अल्लाह का शुक्र है कोई कराची आइट आया है, अब कम से कम सूबे सिंध में, बाकी शहर में मुझे नहीं पता काम ये करे नहीं करे, लेकिन ये कराची आए थे, सईद गनी साहब भी कराची के लिए काम करेंगे। लेकिन हुआ ये कि सईद गनी साहब भी परफॉर्म नहीं कर सके, या तो इनके मिनिस्टर्स काम करना चाहते हैं, इनकी लीडरशिप काम नहीं करने देती है, समझ में नहीं आ रहा मसला क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मसला हम हल करेंगे, ये मेरा मैसेज हमारे जितने भी इस पे यहाँ पे हमारे स्पोक्स पर्सन मौजूद है, मैं इन सबको ये पैगाम दे रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला इस मसले को हल करेंगे। हम सिंध के लोगों को और सफर नहीं होने देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा करूंगा पे। पूरे सिंध के लोग इनसे बेजार हो चुके हैं। हम कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे, हम कोई गैर जमहूरी काम नहीं करेंगे, हम आइन में रहते हुए ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे जिसके जरिए हम आवाम के मसले हल कर सके, और उसके बाद हम इनको इस सूबे को, इस शहर के, इस सूबे के हर शहर को ठीक करके भी दिखाएंगे। देखिए विल की जरूरत है गरीबा, इनके पास सब कुछ मौजूद है, हमारे पास तो क्लीन कराची में क्या था,
कुछ लोगों से हमने थोड़ी सी मदद ली, बहरिया से मदद ले ली, फला से मदद ले ली, और उसके बाद हम निकल गए काम करने के लिए। लेकिन ये तो रियासत है ना पूरी सूबे सिंध में, चीफ मिनिस्टर इनका है, सारे मिनिस्टर्स इनके हैं, लेकिन काम करते ही नहीं है। असेंबली के अंदर सवाल कर ये मेरे तो हालत खुश्क हो गए इनके सामने, आंसू निकाल लिए इनके सामने, और क्या करें मुझे बताएं, फांसी पे चढ़ा दें, खुदकुशी कर लें, इनको किस तरह राजी करेंगे, रास्ता बताएं। ठीक है खुर्रम शेर जमान साहब, मैं जरा बाकी दो गेस्ट से भी सॉल्यूशन पूछ लूं। अरशद वोरा साहब, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में क्या सॉल्यूशन है, कौन ठीक कर सकता है कराची? आपने मसाइल की निशानदही तो कर ली, अब कौन ठीक करेगा? जैसे वफाक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, या सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी प्लस MQM पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है ना चीजों को लेकर चलना होगा। अभी बात हो रही थी 18th अमेंडमेंट की, तो उसको उसके जो है ट्रू स्पिरिट में उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नीचे तक आना चाहिए था, वो नहीं आया। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। नंबर 2, ये वो वक्त है कि जिसमें सियासतबाजी के बजाय ये खुद पीपल्स पार्टी भी और PTI भी और ये लोग भी सोचें कि कराची को क्या हम को कैपिटल करार दे सकते हैं, देना चाहिए। कराची तो कैपिटल था। नंबर 3 बात यह है कि जिसके पास जो इख्तियार है वो उसका जवाबदेह है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर उस जवाबदेही से बच नहीं सकते, और तीनों पार्टियों के ऊपर यह जवाबदेही आयद होती है। पीपल्स पार्टी इसलिए कि सूबे की वो जो है वो इस वक्त बरसर इख्तियार पार्टी है, और MQM इसलिए कि उसके पास बल्दिया है, और MQM इसलिए भी कि उसने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत की है, और MQM इसलिए भी कि जो SLG है, जो एक्ट है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट, इसमें वो उस वक्त असेंबलियों में मौजूद थे और इनके पार्टनर थे पीपल्स पार्टी के, अलहदा नहीं हुए थे इस बात पे कि आपने ऐसा एक्ट क्यों पास कर लिया। और फिर इसलिए भी MQM के उसके पास जो रिसोर्सेज बताए गए वो मौजूद है, और PTI इसलिए कि उनका दावा बड़ा है, उनके पास फंड्स भी ज्यादा हैं, वो फंड्स रिलीज करें और जो चीजें उनके जिम्मे हैं वो करें। और मैं आखिरी बात यही कहता हूं कि इलेक्ट्रिक का जवाब तो वजीर आजम को बराह रास्त देना पड़ेगा, और ग्रीन बस का जवाब तो गवर्नर को देना पड़ेगा, और S3 का और K4 का जवाब भी इनको देना पड़ेगा, और ओवरऑल इनको बताना पड़ेगा सब लोगों को कि ये कराची के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आखिरी बात यह है कि भाई कराची पर सियासत नहीं करो, कराची को कुछ दो, यह आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब, अरशद वोरा साहब, खुर्रम शेर जमान साहब और सईद गनी साहब। लुब्बे लुबाब इस सारी गुफ्तगू का ये है, क्रक्स सारी गुफ्तगू का ये है कि कराची पे सियासत नहीं करो, कराची को फलने फूलने दो, और इसमें जिम्मेदारी सबकी होती है। और अच्छी बात रही कि कराची के तमाम फरीकैन ने अच्छी बातें की, कराची को आगे ले जाने की, इसके सॉल्यूशन के हवाले से बातें की। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज।